देखा ये सब क्या से क्या हो गया। आरवी ने हाथ में पकड़ा टीवी रिमोट पूरी कुव्वत से दीवार में मारा। पास बैठे फ्रूज से रिमोट के धमाके के संग आंखें जोर से बंद की। रिमोट दो टुकड़े होकर अब जमीन पोज था। टीवी स्क्रीन पर बार बार दौरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मनाजे दिखाए जा रहे थे। टीवी स्क्रीन के सामने लगे सोफों पर हार्वी और ब्रूस हैरत कदा बैठे थे। शीशे की मेज पर सजे ग्लासों के पेंदों में अब भी मे मौजूद थी। हार्वी के गुस्से ने ब्रूस के चेहरे पर हिफ्त के आसार बढ़ा दिए। एक झटके से उससे सामने पड़े ग्लास को उठाया और ग्लास से मौजूद मेज जहर की तरह हलक में उड़ेली। मुझे क्या पता था ये सब होगा। नदामत भरा लहजा था और लब भींचे हुए थे। निगाहें सामने टीवी स्क्रीन पर ही जमी थी। फिल्म की शूटिंग के चीन में होने वाले तमाम मनाज़िर तो मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अब बाकी शूटिंग अमेरिका में थी। लेकिन मुझे पता था ये होगा। दुरांग बहुत ज़हीन और चालाक है। ये तुम्हें मैं बार बार कहता रहा हूँ। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, अब भुगतना सबको पड़ेगा। मानता हूँ मुझसे बड़ी गलती हुई। शेओन के मामले अलग फंसे हैं, लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा ये लड़की क्या वाकई उसे जानती थी या पहले दुरांग ने अब ये कहानी गढ़ी है। रूस से थोड़ी से हिलाते हुए आंखें चुनती की। जानती थी या नहीं जानती थी, पर यह लड़की तुम्हें जरूर पहचानती है कि तुमने उसे दुरांग के पास भेजा था। आरवी ने दांत पीसे। बात करो शेओन से, वो किसी सूरत इनको यहां से निकलने ना दे। क्या कर रहा है वो? कहाँ है उसकी पावर? दुरांग दंदनाता फिर रहा है। शेओन कुछ नहीं कर सकता, पुलिस बहुत अलर्ट है और हर जगह छापे मार रही है। वो अंडरग्राउंड हो गया है। आरवी का लहजा तल्ख था। तो फिर अब क्या? अब ये कि वो निकल जाएगा अमेरिका के लिए। देखा नहीं कैसे सिक्योरिटी मांग ली है उसने। हाथ का इशारा फिर से स्क्रीन की तरफ किया, जहां दुरान माइक थामे हुए कुछ बोल रहा था। आरवी एक झटके से सोफे पर से उठा और कमर पर हाथ धरे परेशान लहजे में बताया, अब हमें दुरान को ये शो करवाना है कि हम इस सारे मामले से अनजान हैं। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसे कॉल करो और कहो कि फिल्म की शूटिंग के लिए कब से आ रहा है। आरवी ने गहरी सांस लेते हुए ब्रूस को अपने अगले लाहे अमल के बारे में हिदायत दी। ब्रूस से कुछ बोलने के लिए हाथ उठाए, लब खोले। चुप। अब कुछ भी तुम्हारे मशवरे पर नहीं होगा, सब मेरे मशवरे पर होगा। जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। ज्यादा होशियारी मत दिखाना। आरवी की घुड़नी पर वल्लभ भींचे सही आ गया। गहरी सांस ली और बोतल को उठाए आप आतिशीन फिर से ग्लास में उंडेल दिया। चढ़ती शाम की शरबती ठंडी शुआएं बेवरली हिल्स की खूबसूरती को दोबारा किए हुए थी। मसाफात में सब्ज घास में लिपटे छोटे बड़े पहाड़ और कांच जैसे खूबसूरत घर। वो गाड़ी की खिड़की के शीशे से पार मतवातर बाहर के नज़ारों को देख रही थी। सफ़ेद ढीली सी शर्ट के नीचे हल्के मस्टर्ड रंग की पैरों को छूती स्कर्ट सेप किए बाल जो अभी तक सीधे थे, कंधों से नीचे दाएं बाएं बांसों को चूम रहे थे। गंदमी सर्द होते गालों वाला चेहरा हर तरह के मेकअप से आ रही था। स्याह आंखों की सफ़ेद पुतलियां शफाफ थीं और पुतलियों के मरकज में गुजरते हर मंजर का अक्स उभर रहा था। अमेरिका की ठंडक गर्म कार में भी उसकी नाक को हल्का सा गुलाल किए हुए थी। वो दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर धरे इस वक्त गाड़ी की पिछले निशिस्त पर दुरान के बराबर में बैठी थी। दुरान मेहंदी रंग लेदर जैकेट के नीचे गोल गले वाली ग्रे शर्ट पहने हल्के से बिखरे बालों समेत सर झुकाए मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखने में मसरूफ था। एक हाथ में मोबाइल थाम रखा था, जबकि दूसरा हाथ धीरे से लबों के नीचे थोड़ी को पुरसोच अंदाज में सहला रहा था। वो लोग चाइना से बाहिफाजत अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन अब यहाँ उसको दुरांग विलास की सिक्योरिटी जोई के मुताबिक सेट करनी थी। स्याह रंग की लैंड क्रूजर अब सुसरोई से दुरांग विलास के गेट के अंदर दाखिल हो रही थी। अनिल अब उनके साथ नहीं था। वो फ्लाइट से उतरता ही अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो चुका था। जोई की आंखें पूरी ऊपर उठी थी, जिनमें अब दुरांग विलास का अक्स चमक रहा था। ये घर नहीं, ख्वाबों का महल था, जो इस वक्त उसे अपनी खूबसूरती के सहर में जकड़ रहा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी हो चुकी थी। गार्ड्स गाड़ी के दोनों अतराफ के दरवाजे खोल रहे थे। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोले गार्ड उसके निकलने का मुंतज़िर था, जबकि वो मदहोश बैठी थी। उसके यूं मुंजमद हो जाने में हैरत, झिझक, बेयकीनी सब शामिल था। जोई, बाहर क्यों नहीं निकल रही आप? दुरान ने हल्का सा झुककर गाड़ी में झांका। वो पन में ऊपर उठाए हैरत से पूछ रहा था। जोई हिफ्स से सटपटाई, फिर आहिस्तगी से गाड़ी के दरवाजे का सहारा लेते हुए बाहर निकली। वेलकम होम सर। कितने ही मुलाजमीन एक महसूस वर्दी में मलबूस हाथ बांधे एक गिटार में खड़े थे और दुरान के पास से गुजरते हुए उसे वेलकम कर रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती दुरान के पीछे चल रही थी। सर हर दर्जा झुकाए अजीब से एहसास से दो चार थी। पोर्च से आगे मेन दरवाजे में दाखिल होते ही
राहदारी में दाएं और बाएं लगी पेंटिंग्स को निगाह उठाए देखती वो दुरान के पीछे अब लाउंज में दाखिल हो चुकी थी। वेलकम होम, मलिक असवंत की आवाज़ सी। दुरान ने चौंक कर मोबाइल पर से निगाह उठाई। लाउंज में असवंत मलिक सोफे के पास खड़े थे, जबकि रूबी आंखों की पुतलियों को सुकोड़े दुरान के पीछे खड़ी जोई को देख रही थी। असवंत मलिक आगे होकर बड़ी पुरजोश अंदाज में दुरान से पगलगीर हुए। कैसे हैं आप? उनकी गर्मजोशी के बिल्कुल बरअक्स फीका सा लहजा था, बेतासुर चेहरा। असवंत मलिक उसे कंधों से थामे हुए पीछे हुए। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? कन अखियों से जोई की तरफ देखते हुए सवाल किया। लहजा अब भी खुशगवार था। दुरान की मसलसल तवज्जो मोबाइल की तरफ मबसूल थी। वेलकम होम सर। रोसेन पेशेवराना मुस्कुराहट सजाए लॉन्च में दाखिल हुई। दुरान ने रोसेन के आते ही मोबाइल पर से तवज्जो खत्म की, सर ऊपर उठाया, मोबाइल को जेब में रखते हुए हाथ से इशारा जोई की तरफ किया। मैम को इनके कमरे में ले जाएं। बड़े मतवासन लहजे में हुक्म सादिर किया। वो बिना जोई की तरफ देखे तेज तेज कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ चुका था। मैम कम। रोसेन ने मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ मीठे लहजे में उसे अपने संग चलने का कहा, जो दुरान की पुश को देख रही थी। रोसेन के पुकारने पर वो हल्का सा चौंकी, फिर उसकी तकलीफ में कदम आगे बढ़ाए। रुको लड़की। रूबी की तीखी आवाज़ में तलखी का अंसर वास्या महसूस किया जा सकता था। जोई के बढ़ते कदम थमे, साथ ही रूबी की निगाह उठी। वो सोफे के दोनों पासों पर वजन डालते हुए बड़े अंदाज में उठी थी। हल्के गुलाबी रंग के ढीले से घुटने तक आते कुर्ते के नीचे वो जीन्स पहने हुए थी। मेकअप से हटा मखरूर चेहरा, हल्के सुनहरी रंग सदा बाल, दूध जैसी चमकती रंगत। वो जदीद तर्ज के हर फैशन से लेस औरत थी। क्या नाम है तुम्हारा? तीखी सी निगाहों से घूरती वो जोई का मुकम्मल जायजा लेने में मसरूफ थी। अंदाज में इकारा जैसा एहसास भी था। जोई, आहिस्तगी से जवाब दिया। मलिक असफंद और नूस वहीं खड़े थे। हाँ, पूरी तवज्जो अब जोई और रूबी की तरफ थी। ये कैसा नाम हुआ? अजीब सा है, तुमसे बहुत मैच करता है। पाकिस्तान से हो? आंट लहजा और चेहरे का खिंचाव उसकी नफरत का खुमास था। उसकी चुभती निगाहें जोई बाखूबी महसूस कर रही थी। कराची, खोटी सी आवाज़ से मुख्तसर जवाब दिया। रोसेन जो हाथ बांधे खड़ी थी, जोर से निगाहें उठाए रूबी के अंदाज को झांक रही थी। उर्दू समझने से तो कासिर थी, हाँ अलबत्ता इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि वो जोई को परेशान कर रही है। जोई के जवाब पर रूबी का पुरसोच हंकारा उभरा। मैम सॉरी टू से, दुरान सर ने इनको रूम में ले जाने का कहा है। उसके बाद मुझे डिनर सर्व करना है। काइंडली आप लंच पर बात कर लीजिएगा। रोसेन जोई की हिचकिचाहट और रूबी की दिल की बाखूबी समझ चुकी थी। बड़े तहम्मुल मिजाज अंदाज में उससे रूबी से उसकी जान छुड़वाई। रूबी बदमज़ा सी सूरत के साथ लब पेंचे सा हिला कर रह गई। मैम चलिए प्लीज़, ऊपर है आपका कमरा। रोसेन ने मुस्कुराते हुए उसे चलने का कहा। रूबी की छुपती निगाहों से गड़बड़ाते हुए उसे जल्दी से रोसेन के पीछे कदम बढ़ा दिए। लॉन्च के वस से चढ़ते जीनों के पास लगी लिफ्ट के पास जाकर रोसेन रुकी और फिर मुस्कुराते हुए मुड़ी। मैम चलिए। शीशे की दीवारों वाली लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका था। उसके अंदर दाखिल होने के बाद रोसेन ने लिफ्ट में कदम रखे और लिफ्ट नरम रोई से ऊपर चढ़ने लगी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में लिफ्ट रुकी थी और दरवाज़ा नरमाहट से दोबारा खुल गया। शीशे की तरह चमचमाता सफ़ेद फर्श और लॉन्च से आगे छोटी सी राहदारी में कमरों के गहरे भूरे रंग के दरवाजे थे। रोसेन अब एक दरवाजे के आगे रुककर उसके हत्थे पर हाथ रख के उसके वहां तक पहुंचने की मुंतज़िर थी। जोई के पहुंचते ही उससे मुस्कुराते हुए दरवाजे को खोला। सफ़ेद और हल्के मेरून रंग के इम्तिजाज लिए कमरा रेनोवेशन करने वाले की आला ज़ौक़ की अक्कासी कर रहा था। मैम सर के कहने के मुताबिक कमरे में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, आप रूम इंटरकॉम यूज़ कर सकती हैं। ये मेरे ऑफिस से मुल्हक़ा है। रोज़ेन हाथ बांधे बड़े मोदिब लहजे में उससे तमाम मालूमात दे रही थी। जोई ने आहिस्ती से मुस्कुराते हुए सर को अस्वाद में जंबिश देने पर इत्तफाक किया। मैम कुछ देर में डिनर रेडी हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएं। रोज़ेन हाथ बांधे बड़े मोदिब लहजे में उसे तमाम मालूमात दे रही थी। जोई ने आहिस्ती से मुस्कुराते हुए सर को अस्वाद में जंबिश देने पर इत्तफाक किया। मैम कुछ देर में डिनर रेडी हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएं। रोज़ेन उड़ते हुए रुककर उसे फिर से लंच के बारे में आगाह करने के बाद अब बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। जोई ने तखीर ज़दा निगाहों को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाया था। सफ़ेद चादर, मैरून कुशन वाला वसी कुत्ता स्वेड, एक दीवार में नस्ब शीशे की खिड़की और दूसरी दीवार में शायद स्लाइडिंग डोर बैल्कोनी का था। बेख्तियार कदम बैल्कोनी की तरफ बढ़े थे। शीशे के बने स्लाइडिंग दरवाजे पर हाथ रखे नरमाहट से उससे दरवाजे को बाईं तरफ सरकाया। शहवत सा हवा के झोंके ने उस
ऐसा हैर मुकद्दम किया कि कंधों से आगे बाल पीछे की रूह उड़ने लगे। बालकनी दिलकश कमरे का हसीन हिस्सा साबित हुई थी और सामने का नजारा देखकर वो ठटक गई। अरे पगली, पल भर को ये सोच कि हमारे छोटे से फ्लैट की गंदी सी बालकनी नहीं है, ये तो एक बहुत ही बड़े बंगले का हसीन टेरेस है। एक तरफ झूला लटक रहा है और एक तरफ मेज पर मशरूब सजे हैं। मार्बल का कांच जैसा सफेद फर्श है और सामने एक गंदा सा मैदान नहीं, एक समंदर है। और नीचे ये मैली कुचैली पान की दुकानें नहीं बल्कि स्विमिंग पूल है। अपने ही कहे हुए अल्फाज ज़हन में गूंज रहे थे और वो साकिन उस हसीन मंजर को ताक रही थी जो उसके ख्वाब की हकीकत था। अचानक नीचे मौजूद स्विमिंग पूल से आती छपाक की आवाज़ पर चौंक कर निगाह झुकाई। दुरान नीले शफाफ पानी में तैराकी कर रहा था। उफ, इतनी ठंड में! पैर से मुंह खुल गया। स्विमिंग पूल के नीले शफाफ तालाब के कोनों से ठंडी भाप उड़ाते पानी में वो बड़ी महारत से तैराकी करने में मसरूफ था। पूल के करीब वर्दी में मलबूस मुलाजिम हाथ में सफ़ेद रंग का टॉवल गाउन थामे सर झुकाए खड़ा था। पूल के पास सफ़ेद रंग के बेंच लगे थे। वो यूं ही टकटकी बांधे उसे शफाफ पानी में उल्टा तैरते हुए देख रही थी। जब वो बाजू पानी में चप्पू की तरह चलाता अचानक सीधा हुआ। दौरान की नजर शखलख्त टेरिस की रेलिंग थामे खड़ी छोई पर पड़ी। एक सेकंड के 12वें हिस्से में वो सटपटाकर पीछे हुई। उफ उफ, उससे देख लिया क्या? दिल तेजी से हचकोले खाने लगा। लिफ्ट के मारे तेज तेज कदम उठाती कमरे में आई और स्लाइडिंग दरवाज़ा सिरकाकर फौरन बंद किया। कमरे की हिद्दत ने जिस्म को राहत बख्शी। मैं क्यों यही महसूस कर रही हूँ कि मैं उसके एहसान तले दबी हूँ? वो भी तो मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर ही रहा है। सहन दिल की हिफ्त को कम कर रहा था। छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से मुलक्का ड्रेसिंग रूम तक आई, जहाँ वॉशरूम के दरवाजे के सामने पूरी दीवार में सफ़ेद चमकते दरवाजे वाली अलमारी नस्ब थी। ऐसे से अलमारी का दरवाज़ा सिरकाया तो आंखें और कदम एक साथ थम गए। ये अलमारी नहीं, अलमारी नुमा पूरा कमरा था। कमरे में एक गिटार में लगे हैंगिंग स्टैंड पर अनगिनत बेशकीमत जोड़े लटक रहे थे। जूते के रैक्स में चंद जूते बड़े सलीके से रखे गए थे। लम्हे भर के लिए ऐसा लगा वो किसी दुकान में खड़ी है। अचानक सहन में वो लम्हा कूद गया जब दुरान ने चीन में शॉपिंग के दौरान उसके जूते और कपड़े का साइज पूछकर किसी को बताया था। यूं ही सरासमगी की हालत में कदम उठाती कपड़ों की हैंगिंग स्टैंड से करीब आई। कीमती जदीद तर्ज की पेंट शर्ट्स, जैकेट्स, स्कर्ट्स, गर्म कोट जिनकी गिरबान पर लगे टैग तक नहीं उतारे गए थे। वो हाथों की मदद से उनको एक तरफ सिरकाते हुए देख रही थी। कपड़ों के हैंगर के सिरकने की आवाज़ के साथ किसी फोन रिंगटोन जैसी आवाज़ सी जो कमरे से उभरी तो वो चौंकी। ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो बेड के अतराफ में लगे मेज़ पर बड़ा इंटरकॉम बज रहा था। हल्की सी झिझक के साथ रिसीवर उठाकर कान को लगाया। हेलो मैम, आप रेडी हैं? नूरान सर ने कहा है डिनर आपको आपके कमरे में पेश कर दिया जाए। हुसैन की आवाज़ खून से उभरी। मैं फ्रेश होने के बाद आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इंटरकॉम का रिसीवर रखने के बाद तसबसब की हालत में वो दोबारा ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। फिर लॉन्ग ग्रे रंग की टी शर्ट और स्याह पैंट का इंतखाब करने के बाद वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। तेज बारिश, बिजली की गरज चमक पूरे कराची को अपनी लपेट में लिए हुए थी। आंसू बरसाते आसमान वाली ये गहरी शाम मलिक हाउस पर गम का पहाड़ तोड़े हुए थी। लौट से उठती चीखों पुकार दिल दहला देने वाली थी। एक साथ कितने ही दिल थे जो फटने की हद तक को पहुंचे, आहो बका कर रहे थे, बहन कर रहे थे, तड़प रहे थे। लौज के बस में यावर कफन में लिपटा उन सब की चीखों पुकार से बहरा पुरसुकून पुरनूर सफ़ेद चेहरे के साथ आंखें मूंदे लेटा था। सोनिया और दुख से निढाल होती सबरीना पलंग की पायनेती थामे ताड़े मार रही थी। दस्तगीर बेगम निढाल थी। उनका सख्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो यकटक सर्द साकिन चूड़ीदार आंखें गहमेराई नुक्ते पर जमाई बैठी थी। तल्लत और असमत के ऊंचे ऊंचे बहन दीवारों से टकरा कर दम तोड़ रहे थे। उन सब में वो मौजूद नहीं था जो शावर की आखिरी चलती सांसों के वक्त तक उसके साथ था। गम में चूर मलिक हाउस में किसी को क्या खबर। वो तो दूर लाइंस एरिया के सामने मौजूद पार्क में बेंच पर बैठा सर झुकाए बेआवाज आंसू बहा रहा था। वो जिंदगी में पहली मर्तबा रो रहा था। आंखों से निकलता नमकीन सयाल तेज बारिश में एक पल के लिए भी उसके चेहरे पर नहीं ठहर रहा था। तेज बारिश के थपेड़े मतवातर उस पर बरस रहे थे, मगर जहन में यावेर मलिक की कही हुई आखिरी बातों के चक्कर चल रहे थे। वो पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा जहन में वो आखिरी मंजर हजारों बार दोहरा चुका था। वो उस लम्हे को थाम लेना चाहता था, उसे पलट देना चाहता था। कितना बेबस था वो इस वक्त।
कुछ कुछ भी नहीं कर सका, और उसका हर दिल लजीज बाप जैसा चाचा उसके हाथों में जान दे गया। सफ़ेद चादर में लिपटे बिस्से मर्ग पर लेटे जावर मलिक ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा था। अनगिनत नालियों में जकड़ा नातवां चेहरा, आंखों के गिर्द गहरे हल्के। वो तो 1 महीने में बरसों के बीमार लग रहा था। दिल के एक झटके ने निचोड़ कर रख दिया था। 19 साल दौरान उनके पेट के करीब खड़ा मोहब्बत से उनके चेहरे को देख रहा था। दौरान, मुझे लग रहा है मैं अब ज़्यादा देर नहीं हूँ यहाँ, मेरा वक्त बहुत करीब है। नकाहत से कहते हुए वो निगाहें दौरान के चेहरे पर टिकाए हुए थे। आंखों की पुतलियों में चमक नहीं थी। चाचू, ऐसी बातें मत करें, कुछ नहीं होगा आपको। दौरान की बात पर शावर के पसमुर्दा चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैली। इलाहट ज़दा काल जो अब हड्डियों का ढांचा बन गए थे, मुस्कुराहट के सब ऊपर को उठे। आह, ये मुस्कुराहट! 1 महीने पहले तक ये जानदार मुस्कुराहट उसके सूख चेहरे के पट्टे खींचती थी तो खूबसूरत चमकती आंखें और चमकने लगती थी। दुराहन, में जाते हुए तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, एक ऐसा सच जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। अगर मैंने तुम्हें ये ना बताया तो बहुत ज्यादती कर जाऊंगा तुम्हारे साथ, शाजियाबाजी के साथ। वो एक पल के लिए निगाहें झुका गया। दुरान उसके हाथों की कपकपाहट अपने हाथों पर बाखूबी महसूस कर रहा था। बोलने के बायस उसकी सांस उखड़ने लगी थी। चाचू, बाद में बता दीजिएगा, अभी मत बोले, डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा बोलने से। दुरान ने उनके हाथ पर दबाव डालते हुए मोहब्बत से मना किया, जबकि ज़हन उनकी किसी अनहोनी सोच पर ठटक गया था। वो कोई बहुत ही गहरा राज बताने जा रहे थे, ऐसा राज जो उसकी काया पलट करने वाला था। ना, नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है और ये बात बताना बहुत ज़रूरी। तुम दुरान, तुम नवीन भाई के बेटे नहीं हो। वो नसें चुराकर कांपते लहजे में उस पर ये हैरान कुन इंकशाफ कर रहे, जिसके लिए वो ज़हन को तैयार कर ही रहा था। दुरान ने हैरत से पनवें इकट्ठी की, चेहरे पर एक साया सा लहराया। ऐसा इंकशाफ? तुम्हारी माँ एक अमेरिकन यहूदी औरत थी, लेकिन वो नवीन भाई की बीवी नहीं थी। मतलब तुम नवीन भाई के बेटे नहीं हो, तुम्हारा बाप कोई और है। शावर ने निगाहें उठाई जिनमें शर्मिंदगी की गहरी छाप थी। सांस के उखड़ने में इजाफा हो चुका था, मगर दुरान अब मदहोश खड़ा था। फिर मैं किसका बेटा हूँ? हैरत में डूबी दूर कुएं से आती आवाज। वो हन्नूस मुंह में सुकेड़े हैरत सदा खड़ा था। पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि तुम नवीन भाई के बेटे नहीं हो। तुम्हें यहाँ सिर्फ नवीन भाई का बेटा बनाकर लाया गया है। शावर मालिक ने निगाहों का साविया फिर से बदला। सांस का उखड़ना अब हल्की सी खांसी में बदलने लगा। तुम्हारा असल बाप कौन है, ये सिर्फ असफी भाई जानते हैं। मुझे ये हकीकत बहुत देर से पता चली, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उनका गिरबान पकड़ता, जिंदगी ने मेरी मयाद कम कर दी। खांसी के बायस यावर की आवाज़ उखड़ने लगी थी। हल्की हल्की खांसी अब शिद्दत अख्तियार कर गई थी। पुतलियों में पानी चमकने लगा। दुरान तो ऐसे खड़ा था मानो काटो तो लहू नहीं। देखो, असफी भाई ना सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं, बल्कि मेरे बाप जैसे हैं। नहीं, न, नहीं जानता उन्होंने ये गुनाह क्यों किया, लेकिन तुम्हें सच बताना मेरा फर्ज था। खांसी अब बहुत तेज हो चुकी थी। हर लफ्ज के बाद बेतहाशा खांसते हुए यावर ने बामुश्किल जुमला को मुकम्मल किया। चाचू, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। दुरान ने हौस भागता उनसे अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ तकरीबन भागा था। बारिश के थप्पड़ उसकी पीठ पर और गालों पर लगातार पड़ रहे थे। शावर की मौत उससे मोहब्बत करने वाले एक रिश्ते के साथ दूसरे रिश्ते को भी निकल गई। आज तक वो शावर के बाद असवद मलिक को दिल में एक मुकाम देता था। शावर ने जाते जाते असवद मलिक के उस मुकाम को भी ख़त्म कर दिया था। वो मलिक खानदान का खून नहीं था, वो नवीन मलिक का बेटा नहीं था। फिर वो कौन था? असवद मलिक उसे सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए लाए थे। आखिर क्यों? यावर चाचू को ये बात कब और कैसे पता चली? वो आज एक इंसान से एक मोहरा बन गया था, जिसे उसकी माँ ने शायद बेच दिया था, और असवद मलिक जैसे सफाक इंसान ने उसे खरीद कर एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। कल तक वो मलिक हाउस पे कदम रखते हुए ये महसूस करता था कि उसका भी कुछ हक है उस घर पर, लेकिन आज पता चला उसका कोई हक नहीं है। वो तो कठपुतली था जिसकी डोर असवद मलिक के हाथों में थी।
वो नचा रहा था, वो नाच रहा था। धड़ाम से कोई आसमान से ज़मीन पर आ गिरा था। जहाज़ी साइज़ कमरे में दीवार पर लगी घड़ी की टक-टक कमरे में मौजूद गहरे सकूत को तोड़ रही थी। वो सुबह 8 बजे से कमरे में यूं बेमकसद बैठी थी और अब शाम के 4 बज रहे थे। नाश्ता और दोपहर का खाना रोज़ेन उसे कमरे में ही दे गई थी। उसके पूछने पर रोज़ेन ने बताया था कि सब सो रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था दुरान ने भयानक पिंजरे से लाकर उसे हसीन पिंजरे में कैद कर दिया है। टीवी देखने का शौक उसे था नहीं। बैल्कनी से कमरे और कमरे से बैल्कनी, अब तक वो हज़ारों चक्कर लगा चुकी थी। बेड के किनारे पर टांगे लटकाए वो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने घंटों पर मुहित खामोशी को तोड़ा, निगाह दरवाजे पर उठी थी कि दरवाज़ा खुल गया। रूबी नक्सक से तैयार ड्रेस कोट पैंट में मलबूस दरवाजे के अत्ते को थामे खड़ी थी। जोई एहतरामन अपनी जगह से उठी। सामने खड़ी खूबसूरत औरत की आंखों में खुद के लिए मौजूद बेपनाह नफरत उससे मुखफ़ी नहीं थी। वो दुरान की क्या लगती थी वो नहीं जानती थी, लेकिन उसका हुलिया बता रहा था वो इस घर का अहम फर्द है। कीमती लिबास, चमकते सुनहरी बाल रेशम के धागों की तरह कंधों को छू रहे थे। आंखों के गिर्द और गर्दन पर हल्की सी छुरियां मेकअप से भी नहीं चुप सकी थीं। चुपती निगाहों से उसे देखती हुई वो अब उसके सामने खड़ी थी। दुरान को कब से और कैसे जानती हो? तीखे से लहजे में झांचती या निगाहें उस पर गाड़े वो सवाल कर रही थी। जोई उसके लबो लहजे और खुद को जांचती निगाहों से गड़बड़ा गई। ऐसा कुछ तो दुरान के साथ उससे कभी कोई भी तय नहीं किया था कि कोई अगर ये सवाल करेगा तो उससे क्या जवाब देना है। मेरा मतलब है ये पसंदीदी का क्या चक्कर है? आज से पहले तो कभी दुरान ने हमसे जिक्र तक नहीं किया इस सब के बारे में। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतने सालों से कहाँ छुपी हुई थी तुम? और उसकी ये मोहब्बत? जोई के कुछ भी जवाब न देने पर वो नौकत से अपने सवाल को तफसील से दोहरा रही थी। हम कराची में मिले थे। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए मुतवाज़िन लहजे में मुख्तसर जवाब दिया। रूबी इस ससाया मुस्कुराहट को गहरी कर चुकी थी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। कराची में ही मिले होगे। दुरान भी 7 साल पहले कराची में ही था। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो ये क्यों कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता था? हमदर्द आबरू बड़े मायने खेज अंदाज में उचकाकर सवाल किया। जोई को अजीब सी घबराहट हुई, जिल्लत जैसा एहसास। मैं समझी नहीं आपकी बात। बात समझ आ जाने पर भी हैरत जाहिर की। दुरान ने इस इम्तिहान से गुजरने के लिए उसे तैयार क्यों नहीं किया था? वो इस वक्त पूरी तरह तसबसब का शिकार थी। शीशे में अपना चेहरा देखो, समझ जाओगी। रूबी की नाक नोक से ऊपर उछड़ी थी। लहजा घाटदार था और लबों पर इस ससाया मुस्कुराहट ने जोई को झंझोड़ कर रख दिया। जमीन में गिर जाने जैसा एहसास हुआ। बेहादसा उसका हाथ अपने बालों को दुरुस्त कर गया, जो नहाने के बाद फिर से अपनी ऐसी घुंघराली हालत में मौजूद थे और अब ढीली सी फोनी में कैद थे, जिनसे कुछ लटें निकलकर कालों से गर्दन को छू रही थीं। कल वाले लिबास के ऊपर इस वक्त वो स्याह सफ़ेद चेकदार शॉल को कंधों पर डाले हुए थी। मैं हैरान तो इस बात पर हूँ कि दुरान कैसे इतनी मामूली शक्ल की लड़की से मोहब्बत का दावेदार हो सकता है। रूबी ने बड़े नाज से अपने रेशमी बालों को झटका दिया। दुरान की पसंद कभी मामूली नहीं हो सकती। अक्स से दुरान के सपाट मगर कर्जदार लहजे में कहे के जुमले पर वो दोनों एक साथ चूंकी। गहरे नीले रंग की गोल गले वाली जर्सी के नीचे नीली जींस पहने वो कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। निखरा चेहरा, वो पेन की दोनों जेबों में हाथ डाले आगे बढ़ रहा था। जोई का उतरा चेहरा और रूबी की मौजूदगी पल भर में दुरान को सब समझ आ गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि सबरीना जैसे चांद को तुमने इस गहन के लिए ठुकरा दिया था। रूबी के लहजे में परसों का सहर उमड़ आया था। वो जोई पर से त्वचा हटाकर अब तेवरी चढ़ाए दौरान से मुखातिब थी। ठुकराया उन्हें जाता है जिन्हें अपनाया जाए। ठहरा मगर चुपता लहजा रूबी की तरफ बिना देखे जवाब दिया। उसी तरह चलता हुआ जोई के मुकाबले आकर खड़ा हुआ। स्वीट हार्ट, कैसा लगा अपना घर? चेहरे का रुख जोई की तरफ मुड़ा। रूबी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराहट सजाए मीठे लहजे में पूछा। मोहब्बत में डूबा शीरीन लहजा। जहाँ जोई की घबराहट पर मरहम बना, वहाँ रूबी दिल मिला उठी। "अ- अच्छा है।" मुश्किल लहजे की घबराहट पर काबू पाकर धीमे से लहजे में जवाब दिया। रूबी के नाक के नुतने फूल रहे थे। दुरान अब मुकम्मल तौर पर जोई की तरफ मुड़ चुका था। अपने और उसके बीच के फासले को कम किया। झूठ, तुमने अभी देखा ही कहाँ है घर? चलो घर दिखाऊं तुम्हें, और बताओ तुम्हें कहाँ कहाँ चेन चाहिए। जोई के चेहरे पर आती लट को दाएं हाथ से उसके कान के पीछे करते हुए कहा। कान की लो पर दुरान की उंगलियों कर लम्स सनसनाहट बनकर रगों पे में उतरने लगा। रूबी का चेहरा आतिश हुआ। यहाँ मजीद ठहरना खुद को झुलसाने के मुतादिफ था।
वो भी बाहर जाने के लिए निकला था जब रोसेन ने बताया कि मैम रूबी चोई के कमरे में गई हैं। गुस्से से जबड़े भींचे वो फ़ौरन ऊपर आया था और यहाँ का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जो उससे सोचा था। पछताओगे एक दिन, बहुत पछताओगे। है, ऐसी बेमाया लड़कियों का जादू ज़्यादा देर नहीं रहता। रूबी ने तबसराना जुमला अदा किया, कंधे उचकाए, पलटी और तेज कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। दुरान ने सबसे फीकी मुस्कुराहट सजाए पहले चोई की तरफ देखा, फिर लब भींचे गुस्से से कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखा। एक तीर से दो शिकार हो रहे थे। रूबी का यूं चोई को लेकर कुड़ना उसे अंदरूनी सुकून दे रहा था। एक दो मिनट खामोश रहने के बाद सब करते चेहरे के साथ वो चोई की तरफ मुतवज्जा हुआ जो मुशरूमों की तरह उधरा चेहरा लिए खड़ी थी। सॉरी, यहाँ के अफराद के बारे में तुम्हें कुछ बता नहीं सका। दाएं आबरू पर उंगलियां चलाते हुए हल्की सी शर्मिंदगी जाहिर की। एक हाथ पेंट की जेब में डाले और दूसरे से पनवे से हिलाता वो शायद तारुफ के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था। यहाँ मेरे अलावा 3 लोग और मौजूद हैं। कल लॉन्च में जो मिले थे वो हैं असवंत मलिक। ये जो भी गई हैं यहाँ से। हल्का साम लेते हुए जेब से हाथ निकालकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। रूबी की आंखों की पुतलियां फौरन उसके इशारे की तरफ उठी। ये रूबी मलिक है, मलिक असवंत की वाइफ। जोई आहिस्ते से यूं सा हिला रही थी जैसे वो कोई सबक पढ़ा रहा हो। वो सिर्फ नाम बता रहा था, रिश्ता नहीं। जोई उलझी। उन दोनों का एक बेटा है, बुरहान मलिक। आपके क्या लगते हैं ये लोग? बेहासा सवाल था। वो उन सब के नाम नहीं, दौरान से उनका रिश्ता जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। आप मेरी क्या लगती हैं? सपाट और रूखे लहजे में उल्टा और अजीब सवाल था। अनवे इकट्ठी किए वो जोई की आंखों में गहरी आंखें गाड़े खड़ा था। अभी कुछ देर पहले वाली मिठास, लबों की मुस्कुराहट सब गायब थी। कितना अजनबी लग रहा था वो, और उसके सवाल ने आसमान से ज़मीन पर लापटा। जोई का चेहरा पल भर में धुआं हुआ। मैं कुछ नहीं लगती। हिफ्स से घुटी आवाज़ हलक से बरामद हुई, जबकि वो उसी तरह सपाट चेहरा और पेशवानी पर पड़ लिए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुका था। क्या इतना गलत सवाल पूछ लिया मैंने? कौन थी ये औरत? वो जिसको ठुकराने का वो जिक्र कर रही थी, वो कौन है? नहीं, मैं कौन होती हूँ ये सब जानने वाली? मैं तो उससे ऐसे रिश्ते पूछ रही थी जैसे सच में उसकी बीवी बनने जा रही हूँ। इसीलिए उससे मुझे मेरी औकात दिखा दी। बेड पर ठहने के से अंदाज में बैठती वो ज़हन में अनगिनत उभरते सवालों को सोच रही थी। कमरे में अब फिर वो और घड़ी की टिक टिक थी। रात के अंधेरे को चीरती अमेरिका की चमचमाती चमकती धमकती इमारतें इस यकबस्सा रात में जदीद दुनिया का हसीन नज़ारा पेश कर रही थीं। उन्हें इमारतों में से एक इमारत की 12वीं मंजिल पर मौजूद उस हसीन अपार्टमेंट की लॉन्च में सफ़ेद शर्ट और स्याह पेंट में मलबूस हल्के सर्द रंग बालों वाले हार्वी शीशे की बनी दीवार के बाहर अमेरिका के आसमान से बातें करती इमारतों पर निगाह जमाए खौफसदा खड़ा था। एक हाथ से फ़ोन को कान से लगाए और दूसरा सफ़ेद हाथ दीवार पर रखे। अब वो लड़की तुम मुझे वापस ला कर दोगे? हार्वी के कान को लगे फ़ोन पर शियोन की कर्जदार आवाज़ उभरी। अमेरिका वापस आया आज वो दूसरे दिन का इख्तिताम था। वो जो ये समझ रहा था कि शियोन उस लड़की को भूल जाएगा और वो लोग भी चुप साथ लेंगे, तो वो गलत था, सरासर गलत। तुम उस लड़की की कीमत बताओ कितनी है? तुमसे पहले भी लड़कियां खरीदता हूँ, समझो वो मैंने खरीद ली। भूल जाओ और छोड़ दो इस बात को। नहीं, नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शयून के चंगुल से आज तक कोई लड़की यूं बचकर नहीं निकली। वो मुझे चाहिए, चाहिए वो मुझे। वो पागलों की तरह चीखा। गुस्से से आवाज़ कांप रही थी। उसके बढ़ते गुस्से से हार्वी के चेहरे पर खौफ के आसार पड़ रहे थे। देखो शयून, ये पागलपन है। दुरान कोई मामूली आदमी नहीं है। मुझे खबर मिली है कि उससे सिक्योरिटी बढ़ा ली है। कल जब वो उस लड़की से शादी करेगा वो भी आम नहीं रहेगी। मैं उसे यूं वहां से नहीं निकलवा सकता, फंस जाऊंगा। समझो इस बात को। हार्वी ने बेचैनी से रुख बदला। चेहरे पर बेचारगी थी और लहजा हिलते जाए। मैं कुछ नहीं जानता। वो लड़की मेरी जिद बन गई है। मुझे उसे सजा देनी है, दर्दनाक सजा। उसके जिस्म से खून तक निचोड़ लाऊंगा मैं। वो दांत पीसते गुर्रा रहा था। हार्वी ने सट पड़ते चेहरे की पेशानी से लाई। जबान तालू से लजा लगी। खून उस पर गरज रहा था। तुम अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वैसे भी फंसा दूंगा। तुम्हारा सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दूंगा मैं। हार्वी का चेहरा सर्द से सफ़ेद पड़ा, लट्टे की मानी सफ़ेद। आंखों की पुतलियों में खौफ उभरा, हिला और फिर यखलत मधूम हुआ। देखो, उसके लिए फिर ये मार धाड़ नहीं बल्कि साजिश करनी पड़ेगी। दुरांग की तरह चालाकी से ही लड़की वापस लानी पड़ेगी। हार्वी का गहरी सोच में डूबा लहजा था। दुरांग को मात उसी के अंदाज में देनी थी। शेहोन को लड़की वापस दिए बिना अब कोई चारा नहीं था। साजिश करो
दंगा करो, कुछ भी करो, मुझे वो लड़की चाहिए, बस जिंदा सलामत। शयोन फोन बंद कर चुका था, जबकि हार्वी अभी तक फोन कान से लगाए गहरी सोच में डूबा हुआ था। रुख फिर से शीशे की बनी दीवार की तरफ मुड़ा। आंख की पुतली में अब रोशनियां चमक रही थीं।